येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमः शंकर शारदाभ्याम्। अधिमंचम विराजमानाम् उपस्थितिं सादरं नौमि विद्वद्वृन्दं च। अद्य हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा समायोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे कर्मकाण्डस्य सत्रे अस्मिन् भारतीय संस्कृतौ कर्मकाण्डस्य उपयोगिता इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् उपस्थितो अस्मि। भारतीय संस्कृतेः संरक्षणे कर्मकाण्डस्य का उपयोगिता अस्ति इति विषयम् अत्र वयं चिन्तयामः चेत् सर्वप्रथमं कर्मकाण्ड इति शब्दस्य अर्थं ज्ञास्यामः। तर्हि कर्मकाण्ड इति शब्दः द्वयोः पदयोः मेलनेन कर्म इति च काण्डम् इति च द्वयोः पदयोः मेलनेन कर्मकाण्ड इति शब्दः निष्पद्यते। अत्र कर्म इति किम् इति प्रश्ने सति कर्म इति शब्द वेदेषु प्रयुक्तः दृश्यते। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ एव श्रेष्ठतम कर्म यज्ञेषु वेदेषु प्रतिपादितम् अस्ति। पुनः भगवद्गीतायामपि भगवता श्रीकृष्णेन उक्तं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। अर्थात लोके अस्मिन् यत्किमपि कर्म वयं कुर्मः तत् सर्वं कर्मबन्धनम् एव। तत्र केवलं यज्ञ एव श्रेष्ठतमं कर्म प्रतिपादितं, यत्कृत्वा वयं सर्वविध धर्म अर्थ काम मोक्षं त्रिविध पुरुषार्थस्य प्राप्तिं कृत्वा अन्ततो गत्वा मोक्षस्य प्राप्तिं कर्तुं पारयामः। वेदे अपि भागद्वयं वर्तते। एकः भागः अस्ति कर्मकाण्ड, पुनः द्वितीयः अस्ति ज्ञानकाण्डम्। कर्मकाण्डे एव यज्ञादीनां विवेचनम् अस्ति। अस्य कर्मकाण्डस्य भारतीय संस्कृतेः संरक्षणे का उपयोगिता अस्ति इति वयं चिन्तयामश्चेत् संस्कृति शब्दस्य चिन्तनमपि कर्तव्यं भवति। भारतीया संस्कृति वेदाधारिता अस्ति इति सर्वे जानन्ति, सर्वदा सर्वत्र वदन्ति च यत् भारतीया संस्कृति वेदाधारिता खलु। परञ्च सा संस्कृति का, तस्य स्वरूपं कीदृशम् इति चिन्तने संस्कृत्याः त्रयः अंशाः अस्माकं पुरतः समायान्ति। संस्कृतौ कस्यामपि संस्कृतौ त्रयः अंशाः महत्त्वपूर्णानि भवन्ति। तेषु अंशेषु भाषा, वेशभूषा, पुनः व्यवहारश्च। का भाषा अस्ति? अस्माकं भाषा भी अस्माकं संस्कृतिं परिचायति। हमारी जो भाषा है वो भी हमारी संस्कृति को दर्शाती है। जिसकी जो भाषा हो उसकी संस्कृति का परिचय उससे होता है। तो प्रथमः अंशः भाषा, पुनः द्वितीयः वेशभूषा, तृतीय व्यवहारश्च। क्रमशः एतेषाम् उपरि वयं चिन्तनं यदि कुर्मः तत्र सर्वप्रथमं तत्त्वमस्ति भाषा। अस्माकं कर्मकाण्डस्य भाषा अस्ति संस्कृतं। यथा वयं कर्मकाण्ड कार्यकाले संस्कृतभाषया एव मन्त्राणि वदामः। पुनः याः अपि प्रक्रियाः पद्धत्याः कर्मकाण्डस्य भवन्ति तत्र सर्वत्र यथा कुष्कण्डिका भवति, यथा गोत्राचार प्रवरोच्चारण इत्यादिकं भवति, तत्सर्वं संस्कृतभाषायाम् एव भवति। पुनश्च विविध श्रौतयज्ञेषु पुनः स्मार्तयज्ञेषु नियमाः अपि सन्ति यत् यजमानेन संस्कृतमेव वक्तव्यम्।
असंस्कृतं न भाषेत इति तत्र नियमः अस्ति यजमानस्य कृते पुनः ऋत्विजानां कृते। यदि संस्कृतस्य तत्र अनिवार्यता अस्ति तत् सा एव संस्कृतभाषा अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः अपि परिचायिका अस्ति। भारतदेशः बहुकालं यावत् वैदेशिकानां पराधीनमासीत्। तत्र पूर्वं मोगलदेशीयाः पुनः आङ्ग्लदेशीयानां शासनम् आसीत्। ते सर्वे अपि स्वकीयां भाषाम् अत्र स्थापितुं विविधं प्रयासं कृतवन्तः। भारतीय भाषा को समाप्त करने के लिए उन्होंने पहले मुग़ल आए तो उन्होंने अपनी उर्दू भाषा को स्थापित किया, और फिर अंग्रेज़ आए तो उन्होंने अंग्रेज़ी को स्थापित किया। और इसके भी अधिक बढ़कर यदि देखें तो पाश्चात्य और जो कम्युनिस्ट विचारधारा के जो विचारक थे, उन्होंने निश्चित रूप से एक रीति के तहत, एक नीति के तहत संस्कृत भाषा को समाप्त करने का भारत से प्रयास किया। यद्यपि भारत में न केवल संस्कृत अपितु जो भारत में उत्पन्न क्षेत्रीय भाषाएं थी उनका भी यथावत सम्मान था, जब तक उनमें उर्दू या अंग्रेजी का जो है संक्रमण नहीं हुआ था। हमारी भारतीय संस्कृति में ऋग्वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक सब शास्त्रीय ग्रंथों में सब संस्कृत के विद्वानों की, सब इस संस्कृति के वाहकों की एक समान श्रद्धा है। तो भारतीय भाषाओं को संक्रमित किया इन विदेशी भाषाओं ने आकर के, जिससे हमारी संस्कृति का स्वरूप नष्ट भ्रष्ट हुआ, जिसको आज हमारी पीढ़ी खोती चली जा रही है। तो इस तत्व की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा ये संस्कृति का मूल तत्व है भाषा अंश, यह हम बचा सकें। और कर्मकांड इसमें महती भूमिका निर्वहन करता है कि यदि कर्मकांड का कार्य करते समय यजमान संस्कृत के कुछ मंत्र बोल रहा है, संस्कृत में कुछ व्यवहार कर रहा है, तो अपनी संस्कृति से वो जुड़ रहा है। सामान्यतः व्यवहार में संस्कृत कम प्रयोग कर रहा है, लेकिन न्यूनातिन्यून कम से कम कर्मकांड के समय कुछ मंत्र, कुछ व्यवहार वो संस्कृत में करे, अपनी संस्कृति से वह जुड़ता है। तो कर्मकांड का एक प्रथम उपयोगिता, प्रथम लाभ हम ये देखते हैं कि यह अपने भाषा, संस्कृति के जो भाषा अंश है उसका संरक्षण करता है। पुनः द्वितीय अंश अस्ति वेशभूषा। किसकी कौन सी संस्कृति है, किसकी संस्कृति का पहचान उसकी वेशभूषा से भी प्रथम दृष्टया हो जाता है। तो जिसकी जैसी वेशभूषा होगी, सभ्य वेशभूषा होगी, परंपरा के क्रम से जिस संस्कृति में जो वेशभूषा चली आ रही होती है वहां के लिए वो सभ्य वेशभूषा मानी जाती है। अस्माकं भारतीय संस्कृतौ अपि क्षौम शाण आविकानि वस्त्राणि विहितानि आसन्। तत्र कर्मकांडादि कालेषु अरजक धौत वस्त्राणि धारयन्ति स्म। अद्यापि कर्मकांड काले यजमानः पुनः ऋत्विजः सर्वे धौत वस्त्राणि पुनः अहत वस्त्राणामपि तत्र विधानमस्ति। और केवल उनका विधान करने के लिए मात्र नहीं कर दिया गया है, उसके पीछे प्रयोजन भी बताया कि किस वस्त्र को किस समय पहनना है, क्षौम वस्त्र को किस समय पहनना है, रेशमी वस्त्र को किस समय पहनना है, ऊना वस्त्र को, ऊन के वस्त्र को किस समय पहनना है, आहत वस्त्र को किस किस कर्मकांड के समय किस तरह से पहनना है। इनके पीछे पूरी एक वैज्ञानिकता थी। और यदि आप अन्य संस्कृति के साथ आज तुलना करें तो जीन्स आदि वस्त्रों के साथ रेशम या ऊन से बने हुए वस्त्रों के जो गुण हैं वो शरीर के लिए अधिक लाभकारी होते हैं, वातावरण के अनुकूल होते हैं, परिवेश के अनुकूल होते हैं। तो वेशभूषा भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंश है, जिसको कर्मकांड नियंत्रित करता है। कर्मकांड के समय जो व्यक्ति पाश्चात्य वेशभूषा धारण कर रहा है, आज भारतीय व्यक्ति कर्मकांड के समय कम से कम वो भारतीय वस्त्रों को, भारतीय संस्कृति के अनुसार जो है वेशभूषा धारण करता है, वह भी संस्कृति का एक संरक्षण का साधन बन पाता है। तो संस्कृति के संरक्षण का दूसरा कर्मकांड के द्वारा साधन हो जाता है वेशभूषा का। ततश्च तृतीयम अस्ति सर्वेषु महत्वपूर्णं तत्वमस्ति व्यवहारः। यतो हि
व्यवहार एव सर्वत्र मुख्यः भवति। कस्य भाषापि कीदृशी अस्ति महत्वपूर्णं नास्ति, तस्य वेशभूषा कीदृशी अस्ति तदपि महत्वपूर्णं नास्ति। यदि तस्य व्यवहारः समुचितः अस्ति, सच्चरित्रं तस्य अस्ति, तर्हि तस्य वेशभूषायाः उपरि अधिकं महत्वं जनाः न प्रदास्यन्ति। अतश्च व्यवहारस्य सच्चरित्रस्य अपि महिमा अस्माकं संस्कृतवाङ्मये पदे पदे गीता अस्ति। पदे पदे सर्वत्र सच्चरित्रस्य सद्व्यवहारस्य सत्संगतेः गुणाः सर्वत्र संस्कृतसाहित्ये पुनः वैदिकसाहित्ये कथितमस्ति। सच्चरित्र को हमारा कर्मकांड जो है वो भी बार बार सिखलाता है। कर्मकांड के माध्यम से कम जिस दिन आपने व्रत लिया हो तो असत्य भाषण आप उस दिन नहीं करते हैं। व्रतेषु नियमः अस्ति असत्य भाषणम अनृतम भाषणम मा स्यात्, मधुमांस मज्जनम तत्र वर्जितम अस्ति। तो सद्व्यवहार को कम से कम जिस दिन व्रत लिया है, जितने क्रम तक आपने व्रत लिया है उतने क्रम तक आप उस व्रत का पालन करते हैं और सद्व्यवहार को अपने जीवन में उतारते हैं। तो कर्मकांड के माध्यम से बड़ी ही सरलता से हमें आदत लगा दी जाती है अच्छे कर्मों की, श्रेष्ठ आचरण की, सद्व्यवहार की। और जितनी भी हमारी संस्कृति में आचार व्यवहार होते हैं वो समस्त तरह से वैज्ञानिक हैं और उनको कर्मकांड किस तरह से हमारे समाज में पिरोता है उसको जब हम देखते हैं तो अचंभित होते हैं कि चाहे गौ सेवा हो, चाहे अश्वत्थ पीपल आदि वृक्षों में जल डालने की बात हो, समाज आज इन बातों को समझ रहा है। और हमारी संस्कृति में कर्मकांड के माध्यम से वह व्यवहार में सारी चीज़ें लाई जाती हैं। जन्म दिवस मनाने की बात हो, पाश्चात्य संस्कृतियों में हम देखते हैं कि वहाँ उपहार प्राप्त देने की परंपरा है। जिसका जन्मदिवस इत्यादि है उसको उपहार की कामना लोगों से होती है कि वह आकर के मुझे उपहार आज देंगे। तो एक उससे क्या है, याचक की भावना उस बालक के अंदर पैदा होती है। वहीं हमारी भारतीय संस्कृति में यदि हम देखें तो यहाँ वर्ष प्रवेश आदि के समय तुलादान इत्यादि का जो विधान है, अपने वजन के बराबर आप कोई वस्तु दान कर रहे हैं, इससे यदि इस तरह से हम अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप आचरण करते हैं तो हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बालक हैं, उनमें एक दान देने की भावना जागृत होती है। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है हमें त्याग करना सिखलाती है। यज्ञ शब्द की हमने बात की कि कर्म शब्द का ही अभिप्राय वहाँ यज्ञ है। तो यज्ञ की परिभाषा करते हुए कात्यायन 100 सूत्र में आचार्य कात्यायन लिखते हैं, द्रव्यम देवता त्यागो यागः। तो त्यागो यागः, देवता के उद्देश्य करके जो हम त्याग करते हैं, अग्नि में आहुति डालते हैं, वह त्याग ही हमारा यज्ञ है। तो हमारी संस्कृति त्याग करने की है, ना कि याचना करने की, आग्रह करने की। तो इस तरह से जब हम कर्मकांड के बिंदुओं को व्यवहारिक रूप में समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो कर्मकांड की जितनी भी प्रक्रिया है वो इस तरह का आचरण हमारे जो है पीढ़ी में, हमारे वंशों में, हमारे संस्कृति में लाती है कि व्यवहार के अनुकूल ही हम इस तरह का व्यवहार करने लग जाएं कि हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा और हमारा व्यवहार सब सभ्य हो जाए, अच्छा हो जाए, सच्चरित्र हो जाए। ऐसा हमारा कर्मकांड के समय हमेशा यही प्रयास सब आचार्यों का, ब्राह्मणों का रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति जिसको हम कहते हैं उसके मूल में यह कर्मकांड तत्व ही निहित है, जो एक अविच्छिन्न रूप से हमारी संस्कृति का वाहक रहा है। चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजी शासन काल हो, इन सब कालों में भी हमारी यह संस्कृति के अंश यदि अविच्छिन्न रहे, बीच में खंडित नहीं हुए, तो इसका कारण हमारा यही कर्मकांड था। यही इस तरह के मठ, आश्रम इत्यादि थे जिनमें तपस्या करके आचार्यों ने और पुरोहितों, ऋत्विजों ने अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी वेशभूषा को, अपनी आचार व्यवहार को सुरक्षित रखा है। आज भी अभी सचिव महोदय ने प्रशंसा की कि बहुत ही सभ्य और बहुत ही जो है भगवामय सारा जो है सभा मंडल हो गया है। तो यह सब अपनी संस्कृति को जब हम देखते हैं तो उससे एक अपनापन महसूस करते हैं और यही अपनापन
अपनी संस्कृति का वाचक होता है, स्वत्व का वाचक होता है। इसी स्वत्व को जब हम पहचान लेते हैं तभी हम अपनी संस्कृति को पहचान पाते हैं। और अंत में मैं अकादमी का धन्यवाद करते हुए साथ में सहयोगी जो आयोजक संस्था साथ में है, संस्कृत संस्कृति रक्षा मंच, इसका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज इन सब विद्वानों को एकत्रित यहाँ किया और इन सब विद्वानों के बीच में मुझे भी अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं अकादमी के सचिव महोदय का और आयोजकों का भूरिशा धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आचारः परमो धर्मः, कथम अस्माकम् आचरणं भवेत्, कथम व्यवहारं भवेत्। बहुत ही सुंदर शब्दों में डॉक्टर सन्नी जी ने हम सभी के लिए एक सुंदर संदेश दिया है, क्योंकि संस्कृति सभ्यता बचानी है तो हम सबको एक होकर के ही चलना है। विप्र प्रसादात धरणीधरो हम, भगवान भी यही कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की ही अनुकंपा है